बीबी, ये पर्ची किसी ने काउंटर पर आपके लिए छोड़ी है और उसने सारा बिल भी अदा कर दिया है। साथ ही ये भी कहा था कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाएं। एक नर्स ने अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर आते हुए मेरे हाथ में एक मुड़ी तोड़ी पर्ची थमाई और घबराई हुई आवाज में ये अल्फाज कहे। मैंने रोते हुए अपने 10 साला माजूर बेटे फहद के सरहाने से सर उठाया और शदीद परेशानी से नर्स की तरफ देखकर बोली, तुम क्या कह रही हो? कौन था वो आदमी जिसने ये पर्ची दी है और मेरा बिल क्यों अदा किया है? मेरा तो इस दुनिया में कोई सहारा ही नहीं। फिर कौन है जो मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रहा है और साथ ही मौत की धमकी भी दे रहा है? नर्स ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से बोली, बीबी जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो बस अपनी ड्यूटी पर थी कि एक आदमी आया। उसने अपना चेहरा एक मोटे कपड़े से छुपाया हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि ये पर्ची इस बच्चे की माँ को दे दो और उनसे कहो कि अगर अपनी और अपने बच्चे की जान प्यारी है तो फौरी यहाँ से निकल जाए, वरना उनके साथ वो होगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने रोते हुए नर्स का हाथ पकड़ लिया। मुझे बताओ, वो कौन था? तुम मुझसे छुपा तो नहीं रही? प्लीज मेरी मदद करो। मेरा बच्चा पहले ही मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। नर्स ने घबराहट में अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बीबी, मैंने सच में उसका चेहरा नहीं देखा। आप मुझसे सवाल जवाब करने के बजाय अपनी जान बचाएं और यहाँ से चली जाएं। मुझे तो लगता है आपके दुश्मन बहुत खतरनाक हैं जो अस्पताल के इस कमरे तक पहुंच गए हैं। मैं गरीब नर्स हूँ, मैं आपकी किसी मामले में नहीं पड़ना चाहती। ये कहकर नर्स तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने वो पर्ची खोली जिस पर सिर्फ इतना लिखा था कि हवेली छोड़ दो वरना अगली बार वार सर पर नहीं सीधा जान पर होगा। मेरा दिल खौफ से जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पर्ची अपने दुपट्टे से बांध ली और फहद के माथे को चूम कर फूट फूट कर रोने लगी कि या अल्लाह, मैं किस अजाब में फंस गई हूँ। मेरा मासूम बच्चा तो पहले ही चलने फिरने से माजूर है। उसका क्या कसूर था? उसने तो बस अपनी माँ को गालियां पड़ने से बचाया। फहद ने अपने सर के दर्द से कराहते हुए आंखें खोली और अपने नन्हे हाथों से मेरे आंसू साफ करते हुए बोला, माँ, अब मत रोएं। हम बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ कोई हमें नहीं मारेगा। आपको पता है, मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी मासूम बातें सुनकर मेरा दिल कट सा गया। मैंने उसे गले से लगाया और कहा, हाँ मेरे बच्चे, तेरी माँ अभी जिंदा है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हम सुबह होते ही ये शहर छोड़ देंगे, लेकिन ये धमकी देने वाला कौन है? ये सवाल मेरे दिल में एक ऐसा खौफ बनकर बैठ गया था जिसने मेरी नींदें उड़ा दी थी। वकार, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तुम्हारी इस कामयाबी को नजर ना लगा दे। लोग तो अपनों की खुशियां देखकर भी जल जाते हैं। मैंने रात को थके हारे वकार के पास बैठते हुए उनके माथे पर हाथ रखकर कहा, मेरा नाम राबिया है और ये सब जो आज मेरे और मेरे माजूर बच्चे के साथ हो रहा था, ये अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक लंबी कहानी थी। मेरी शादी वकार से हुई थी, जो बहुत नेक, नरम दिल और इंतहाई मेहनती इंसान थे। वकार ने हंसकर मेरी बात का जवाब दिया और मेरा हाथ थाम कर बोले, राबिया, ये सब तुम लोगों की खुशियों के लिए तो करता हूँ और मैं अकेला थोड़ी मेहनत करता हूँ जो तुम इतनी फिक्र करती हो। सुलेमान भी तो दिन रात एक करता है। सुलेमान मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। मुझे अपने आप से ज्यादा उस पर भरोसा है। अगर वो ना होता तो आज हम इस मुकाम पर ना होते। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, सुलेमान भाई वाकई बहुत अच्छे हैं। वो तो फहद से भी बहुत प्यार करते हैं। कल भी उसके लिए खिलौने लाए थे। लेकिन जमाल भाई और महरीन भाभी, वो जिस तरह तुम्हारी कामयाबी को देखते हैं, मुझे उनकी आंखों में हसरत नजर आता है। जब तुम घर में नहीं होते तो वो मुझे ताने देते हैं कि वकार तो अब बड़ा आदमी बन गया है, उसे हमारी क्या जरूरत है। वकार ने मेरी बात काटते हुए मुझे टोका और संजीदगी से कहा, राबिया, अपनों पर ऐसे शक नहीं करते। वो मेरे बड़े हैं और मैं हमेशा उनकी इज्जत करता रहूंगा। तुम भी ये वहम मत पालो। तुम बस अपने घर और फहद पर ध्यान दिया करो। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। एक दिन घर में बहुत बड़ी दावत थी और सलमान भाई भी आए हुए थे। मैं किचन में मेहमानों के लिए खाना निकाल रही थी जब मेरी बड़ी जेठानी मेरे पास आई और इंतहाई तंजिया और कड़वे लहजे में बोली, राबिया, अपने शोहर को समझाओ कि ये जो दिन रात सुलेमान सुलेमान करता रहता है, एक दिन यही सुलेमान उसे सड़क पर ले आएगा। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल। रीडर्स, क्या आपको आपके मुस्तकबिल की एक झलक दिखा दी जाए तो आप देखना चाहेंगे? आप ज़रूर देखना चाहेंगे। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, तो आपने वीडियो को आखिर तक वॉच करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
तो आए आज की कहानी की जानिब चलते हैं। सारा कारोबार उसके नाम पर है और तुम्हारा शौहर तो बस उसका गुलाम बनकर रह गया है। हम तो वकार के सगे हैं, हमसे ज्यादा कोई उसका भला नहीं सोच सकता। मैंने गुस्से से कहा, भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुलेमान भाई तो हमेशा वकार का साथ दिया है। जब फैक्ट्री में आग लगी थी तब भी सुलेमान भाई ने ही अपनी जमा पूंजी लगाकर सब कुछ ठीक किया था। महरीन ने मुंह बनाकर कहा, तुम तो हो ही भोली, तुम्हें क्या पता दुनिया कितनी जालिम और मतलबी है। देख लेना एक दिन ये सुलेमान तुम्हारा सब कुछ लूट कर भाग जाएगा और तुम हाथ मलती रह जाओगी। मैंने रात को ये बात वकार को बताई तो उसने पहली बार जेठानी को सबके सामने टोका और गुस्से से कहा, भाभी आप सुलेमान के बारे में ऐसी बातें ना किया करें, वो मेरे खून के रिश्तों से बढ़कर है और अगर मुझे अपना सारा कारोबार भी उसके नाम करना पड़ा तो मैं कर दूंगा। मुझे लगता था कि जब तक वकार और सुलेमान एक साथ हैं हमें दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। भाईजान वकार अभी तक घर नहीं आए, आप प्लीज फैक्ट्री जाकर देखें, उनका फोन भी नहीं मिल रहा। रात के 2 बज चुके थे और मैंने शदीद परेशानी और रोते हुए अपने जेठ का दरवाजा जोर जोर से खटखटाकर कहा। मेरा दिल घबरा रहा था क्योंकि वकार कभी इतनी रात तक बाहर नहीं रहे थे। जमाल भाई ने बहुत देर बाद गुस्से से दरवाजा खोला और आंखें मलते हुए बोले, राबिया कोई जरूरी काम होगा, सुलेमान के साथ होगा, आ जाएगा, सोने दो मुझे, कल मुझे भी फैक्ट्री जाना है। मैंने परेशानी से कहा, भाईजान उनका और सुलेमान भाई दोनों का नंबर मुसलसल बंद जा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, आप कुछ करें, कम से कम फैक्ट्री के चौकीदार को फोन करके पूछ लें। मेरे जेठ ने मेरी एक न सुनी और कहा, तुम औरतें बस वहम करती हो, जाकर सो जाओ, वकार कोई बच्चा नहीं है जो गुम हो जाएगा। ये कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सारी रात सहन में टहलती रही और अल्लाह से दुआएं मांगती रही। सुबह के 4 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं भाग कर गई और दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अंदर आकर पूछा, क्या ये वकार साहब का घर है? हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ, क्या हुआ है? मेरे शोहर को, वो कहाँ है? मैंने शदीद बेचैनी के आलम में पूछा। इंस्पेक्टर ने गहरा सांस लिया और नजरें झुकाकर बोला, आपके शोहर की गाड़ी का एक खौफनाक हादसा हुआ है और वो मौके पर ही वफात पा गए हैं। उनकी मैयत अस्पताल में है। ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरी चीख निकली और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो घर में मातम बिछा हुआ था, हर तरफ रोने की आवाजें आ रही थी। वकार का बेजान चेहरा मेरे सामने था और मैं तो जैसे पत्थर की हो गई थी। मैंने रोते हुए जमाल भाई से पूछा, भाईजान सुलेमान भाई कहाँ हैं? वो तो वकार के साथ थे, उनका क्या हुआ? वो क्यों नहीं आए मेरे शोहर को बचाने? जेठ ने मेरे करीब आकर जहरीले लहजे में कहा, सुलेमान का हादसे की जगह से कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने बहुत तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैंने हैरानी और सदमे से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वकार को मरता हुआ छोड़कर कैसे जा सकता है? मुझे यकीन है उसके साथ भी कुछ हो गया होगा। पुलिस क्यों नहीं ढूंढती उसे? जेठ ने जहर उगलते हुए कहा, राबिया वो दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप था। उसने वकार को मरवा कर हमारे साथ धोखा किया है। वो फैक्ट्री के सारे कागजात और पैसे लेकर फरार हो गया है। उसने गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी ताकि सारा कारोबार उसका हो जाए। मैंने चीख कर कहा, नहीं ये झूठ है, सुलेमान भाई ऐसा नहीं कर सकते, वो वकार से बहुत प्यार करते थे। महरीन भाभी ने मेरा कंधा बेदर्दी से झंझोड़ा और बोली, अब भी उस गोदार की तरफदारी कर रही है? देख लिया ना इसका असली रंग, हम तो पहले ही कहते थे कि वो फ्रॉडिया है। आज उसने तुम्हारा सुहाग उजाड़ दिया और तुम उसकी माला जप रही हो। भाईजान फहद की दवाई खत्म हो गई है, वो दर्द से रो रहा है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने वकार की मौत के चंद दिन बाद बहुत हिम्मत करके अपने जेठ के सामने हाथ फैलाए। वकार की मौत के बाद मेरे जेठ ने सारे कारोबार और हवेली पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था और मेरा जीना हराम कर दिया था। जमाल भाई ने मुझे हकारत से सर से पैर तक देखा और बोले, राबिया मेरे पास कोई दरख्त नहीं लगा पैसों का जो मैं तुम पर और तुम्हारे इस माजूर बेटे पर लुटाता रहूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम अपने बेटे का इलाज खुद करवाओ या उसे मरने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महरीन भाभी भी किचन से पीछे से आई और तंज करते हुए बोली, और हाँ राबिया, अब तुम इस बड़े कमरे में नहीं रह सकती। हमने फैसला किया है कि तुम हवेली के पिछले हिस्से में जो छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर है वहां जाकर रहो, क्योंकि हमारे मेहमानों को इस बड़े कमरे की ज़रूरत है। मैंने फौरन से चीख कर कहा, भाभी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये मेरे शोहर का घर है,
वकार ने ये हवेली अपने खून पसीने की कमाई से बनाई थी। मैं इस घर की मालकिन हूँ। जेठानी ने जोर से हंसते हुए कहा। मालकिन? और तुम भूल जाओ इन फजूल बातों को। अब तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह रहोगी। घर के सारे काम तुम्हें करने होंगे, वरना हवेली का दरवाजा खुला है, जहां मर्जी जाकर धक्के खाओ। वैसे भी तुम्हारे शोहर के करतूतों की वजह से हम सड़क पर आने वाले हैं। मेरे पास और कोई ठिकाना ना था और ना ही महका था जहाँ मैं जा सकती, इसलिए मैंने खामोशी से अपने आंसू पी लिए और फहद का हाथ पकड़कर उस छोटे से तारीक और सेम ज़दा कमरे में चली गई, जहाँ रोशनी का भी कोई ठीक से इंतज़ाम ना था। सुबह सवेरे उठकर पूरे घर का नाश्ता बनाना, सफाइयाँ करना और सब कपड़े धोना मेरी रोज़मर्रा की जिम्मेदारी बन गई थी। जेठानी रोज़ मुझे ताने देती, तुम माँ बेटा इसके काबिल हो कि जूतों में रहो। वो मेरे हर काम में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर मुझे बहुत जलील करती। फहद मेरे साथ किचन के एक कोने में ज़मीन पर बैठ जाता और पूछता, अम्मा ये ताई जान हमें बुरा क्यों कहती हैं? ये आपके साथ ऐसा क्यों करती हैं? मैं रोकर उसे गले से लगा लेती और कहती, बेटा दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम गरीब हैं इसलिए सब हमें बुरा कहते हैं। तू बस जल्दी से बड़ा हो जा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। उनके रोज़ रोज़ के ताने सुनकर मुझे भी यकीन आ गया था कि वकार के दोस्त ने हमारे साथ धोखा किया है और मेरे इस दरबदर की हालत का ज़िम्मेदार वही है। मैं रोज़ सुलेमान को बद्दुआएं देती कि जिसने मेरे मासूम बच्चे से उसका बाप छीना, अल्लाह उसे कभी खुश न रखे, वो जहाँ भी हो बर्बाद हो जाए। अस्पताल की इस रात और मौत की धमकी वाली पर्ची ने मेरे अंदर का सारा खौफ हिम्मत में बदल दिया था। मैं जान गई थी कि अगर मैंने अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे इस हवेली की मनहूस दीवारों को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सुबह होते ही मैं फहद के हाथ थामे हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो जमाल भाई और महरीन भाभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बड़े सुकून से नाश्ता कर रहे थे। उनकी ये बेहिस्सी देखकर कल रात का वो भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया, जब मैंने शदीद गर्मी और थकावट से निढाल होकर उनके मेहमानों के लिए खाना बनाया था। रात को जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सालन में गलती से नमक थोड़ा तेज हो गया था। महरीन भाभी ने गुस्से से प्लेट मेज पर पटकी और मुझे सबके सामने गंदी गालियां देना शुरू कर दी। वो मेरे मरे हुए शोहर को भी बुरा भला कह रही थी। मेरा माजूर बेटा फहद जो किचन के दरवाजे पर बैठा था, उससे अपनी माँ की ये हालत बर्दाश्त ना हुई और वो अपनी बेसाखियों के सहारे चलता हुआ आगे आया और रोते हुए बोला, मेरी माँ को मत डांटे, मेरी माँ सुबह से आपके लिए काम कर रही हैं, थक गई होंगी, उनसे गलती हो गई तो क्या हुआ। फहद का ये कहना था कि महरीन भाभी का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने झटके से पास ही रखा हुआ शीशे का भारी गिलास उठाकर पूरी ताकत से मेरे मासूम बेटे के सर पर दे मारा। ग्लास लगते ही फहद के सर से खून का फव्वारा उबल पड़ा और वो चीख मारकर जमीन पर गिर गया। मैं भागकर उसके पास पहुंची। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने तड़प कर जमाल भाई की तरफ देखा कि कोई तो मदद करे, लेकिन वो सब ऐसे सुकून से खाना खाते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जमाल भाई ने तो यहाँ तक कह दिया था, तुम माँ बेटे ने रोज का ड्रामा बनाया हुआ है, चुपचाप इसे यहाँ से ले जाओ, हमारा खाना खराब मत करो। उनकी ये दरिंदगी देखकर मैंने रोते हुए अपना दुपट्टा फहद के सर पर बांधकर उसे गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागी। आज जब मैं अस्पताल से वापस आई तो महरीन भाभी मुझे देखते ही जहरीली आवाज़ में बोली, लो भाई, आ गई नवाबजादी, अब क्या नया ड्रामा रचाना है। मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं फहद को लेकर अपने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में गई और अपना और फहद का बच्चा कुच्चा सामान एक पुराने से बैग में ठोंसना शुरू कर दिया। फहद खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में समझदारी थी। वो बोला, अम्मा हम हमेशा के लिए ये घर छोड़ रहे हैं, मैंने भी अब यहाँ नहीं रहना। मैंने रोते हुए उसका माथा चूमा और बैग उठाकर सहन में आ गई। मुझे सामान के साथ देकर जमाल भाई अपनी कुर्सी से उठे और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोले, राबिया ये क्या तमाशा है, सामान उठाकर कहाँ जा रही हो? क्या अब सड़कों पर बैठकर हमारे खानदान की इज्जत उछालोगी? मैं पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जमाल भाई, जिस खानदान में एक यतीम और माजूर बच्चे का खून बहाना कोई मायने नहीं रखता, वहाँ मेरी क्या इज्जत होगी। मैं जा रही हूँ, ये हवेली और ये सारा कारोबार आपको मुबारक हो। मेरी जेठानी चिल्लाती हुई पीछे आई और बोली, जाओ जाओ दफा हो जाओ, तुम जैसी मनहूस का इस घर में कोई काम नहीं, 2 दिन में भीख मांगती हुई वापस आएगी। मैंने उनकी कड़वी बातों को नज़रअंदाज किया और फहद का हाथ सख्ती से पकड़कर इस हवेली के बड़े
आहिनी दरवाजे से हमेशा के लिए बाहर निकल आई। मैंने शहर के पसमानदा और दूर दराज इलाकों में एक छोटा सा खस्ताहाल कमरा किराए पर ले लिया, जिसकी छत से बारिश का पानी टपकता था और दीवारों पर सेम के निशान थे। मैंने मोहल्ले के लोगों से मांग तांग कर एक पुरानी सिलाई मशीन का बंदोबस्त किया और लोगों के कपड़े सीकर अपना और फहद का पेट पालने लगी। हालात इतने सख्त थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। कभी कभी तो हमें कई कई दिन फाके भी करना पड़ते थे, लेकिन मेरा बेटा फहद कभी मुझसे रोटी की शिकायत नहीं करता था। वो अपनी माजूरी के बावजूद बहुत ज़हीन और समझदार था और मैंने पेट काट कर भी किसी न किसी तरह इसकी पढ़ाई जारी रखी। वो स्कूल से आकर मेरे पास बैठ जाता और धागे काटने में मेरी मदद करता। एक शाम जब मैं शदीद थकावट से निढाल सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी तो फहद ने मेरे हाथ से कपड़ा ले लिया और बोला, अम्मा, सुलेमान अंकल तो मुझे अपने कंधों पर बिठाकर पूरे घर में घुमाते थे। वो तो मुझसे इतना प्यार करते थे कि मेरे लिए बड़ी सी लाल रंग की गाड़ी लाए थे। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। अम्मा, उन्होंने ये सब क्यों किया? उसके इस सवाल ने मेरे पुराने जख्म उधेड़ दिए थे। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू गिरने लगे। मैंने फहद को गले लगाकर कहा, बेटा, दुनिया के चेहरे कुछ और दिल कुछ और होते हैं। इंसान को डसने वाले अक्सर उसके अपने ही होते हैं। उस इंसान ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम कभी उसका नाम मत लेना। उसी दौरान हमारे कमरे की मालकिन दरवाजे पर आई और परेशानी से बोली, राबिया बीबी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आज मोहल्ले की नुक्कड़ पर कोई नामालूम शख्स तुम दोनों के बारे में पूछ गछ कर रहा था। उसने काला चश्मा और मफलर पहना हुआ था और उसका हुलिया कुछ अजीब सा था। मुझे तो वो कोई गुंडा लगा। तुम लोग किसी मुसीबत में तो नहीं हो? ये सुनते ही मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मुझे फ़ौरन अस्पताल की वो पर्ची याद आ गई जिस पर लिखा था कि अगला वार सीधा जान पर होगा। मैंने घबरा कर मकान मालकिन का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि क्या हमारे दुश्मन हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। मैंने फहद को सख्ती से मना कर दिया कि वो स्कूल के अलावा कहीं घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। वो रात हम माँ बेटे ने एक दूसरे से लिपटकर शदीद खौफ के साए में गुजारी। उस रात को गुजरे हुए कुछ महीने बीत गए, लेकिन वो नामालूम शख्स दोबारा नजर नहीं आया। शायद वो कोई और होगा, लेकिन मेरे दिल में डर हमेशा बैठा रहता। फहद अब कुछ और बड़ा और समझदार हो गया था। वो रात को देर तक अपने पुराने लैपटॉप पर कुछ न कुछ करता रहता। ये लैपटॉप वकार का था, जो मैं हवेली से निकलते वक्त अपने सामान में छुपा कर ले आई थी, ये सोच कर कि शायद इसकी कोई कीमती चीज़ मिल जाए तो बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन फहद ने उसे बेचने नहीं दिया, बल्कि उसे किसी न किसी तरह ठीक कर लिया। वो अक्सर मुझसे छुपकर लैपटॉप पर उंगलियां चलाता रहता। एक रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा फहद एक मध्यम सी रोशनी में लैपटॉप की स्क्रीन को गौर से देख रहा है। मैंने परेशानी से कहा, फहद बेटा, तुम इतनी रात गए क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। फहद ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से बोला, अम्मा, मैं बाबा की पुरानी फाइल्स और ईमेल्स रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ा होगा जिससे हमें हमारा हक मिले। मुझे उसकी इन बातों पर हंसी भी आई और रोना भी आया कि ये बच्चा अब भी किन उम्मीदों पर जी रहा है। मैंने उसके पास बैठकर शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, इन पुरानी कब्रों को मत खोदो। अब उन चीज़ों से क्या हासिल जब हमारा अपना ही हमें लूट कर गायब हो चुका है। अगर जमाल भाई को पता चल गया कि हम वकार का लैपटॉप खंगाल रहे हैं तो वो हमें जीने नहीं देंगे। तुम्हें याद है ना वो अस्पताल की पर्ची और वो नामालूम शख्स? फहद ने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया और बोला, अम्मा, बाबा के लैपटॉप में किसी ने जानबूझकर एक बहुत खतरनाक वायरस डाला था ताकि सब कुछ डिलीट हो जाए, और मुझे लगता है यह हादसे के फ़ौरन बाद किया गया था। लेकिन बाबा ने एक खुफिया फ़ोल्डर बनाया हुआ था जिसे वो पासवर्ड से खोलते थे। मैं पिछले कई दिनों से उसका पासवर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई तो राज है जो उस फ़ोल्डर में छुपा हुआ है। फहद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अगर किसी ने लैपटॉप का डेटा जानबूझकर डिलीट किया था तो इसका मतलब है वकार की मौत कोई सादा हादसा नहीं थी। मेरे दिल में हज़ारों वसवसे जन्म लेने लगे, लेकिन फिर भी मैंने डरते हुए उसे लैपटॉप बंद करने का हुक्म दिया और खुद बेचैनी से बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन मैं कपड़े सिलाई करके फारिग हुई ही थी कि फहद स्कूल से आया। वो बहुत खुश और पुरजोश लग रहा था। उसने बैग एक तरफ फेंका और जल्दी से लैपटॉप ऑन करके मेरे पास भागता हुआ आया। उसकी आंखों में चमक थी। वो बोला, अम्मा,
अम्मा जल्दी आएँ, मैंने वो फ़ोल्डर खोल लिया है। मैंने पासवर्ड में बाबा और सुलेमान अंकल की फैक्ट्री की पहली तारीख डाली तो वो खुल गया। आप सच सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। मैं हैरत से उसके पास गई। उसने स्क्रीन पर एक पुरानी ईमेल खोली जो वकार ने अपने किसी प्राइवेट अकाउंट पर ड्राफ्ट की थी। फहद ने ऊंची आवाज़ में वो ईमेल पढ़ना शुरू की जिसमें लिखा था, सुलेमान, मुझे पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि जमाल भाई मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। तो रुक जाए रीडर्स, कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने से पहले हमें यूट्यूब पॉलिसी का ध्यान रखते हुए आपसे बातचीत करना ज़रूरी है। तो अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, हमारी मेहनत को और ज़्यादा निखारने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आए कहानी के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं। वो फैक्ट्री के खातों में हेरा फेरी कर रहे हैं और मैंने उन्हें पकड़ लिया है। मुझे डर है कि वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम राबिया और फहद का ख्याल रखना। मेरे बाद तुम ही उनका वाहिद सहारा हो। ये अल्फाज सुनकर मेरे जहन में जैसे हथौड़े बजने लगे। मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं ज़मीन पर बैठ गई। फहद ने मेरी तरफ देखा और बड़े जोश से बोला, देखा अम्मा, मैं कहता था ना, सुलेमान अंकल ऐसा नहीं थे। बाबा को इन पर अपनी जान से ज़्यादा भरोसा था। मैं सख्ते के आलम में थी, लेकिन मेरा खौफ मेरे सच पर हावी हो रहा था। मैंने गुस्से से कहा, नहीं बेटा, ये सब झूठ है। अगर वो सच्चा था तो वो गायब क्यों हो गया? उसने हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? अगर जमाल भाई जालिम है तो वो सुलेमान कहाँ गया, जो तुम्हारे बाबा का इतना गहरा दोस्त था? मैं भी ये अल्फाज अदा ही कर रही थी कि अचानक हमारे कमरे की मध्यम बत्ती बुझ गई और हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। हम माँ बेटा खौफ से एक दूसरे से लिपट गए। उसी लम्हे हमारे खस्ता हाल लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। हम दोनों के सांस रुकने लगे। फिर एक और दस्तक हुई और उसके बाद किसी के भारी कदमों की आवाज़ तेज़ी से दूर जाती हुई सुनाई दी। फहद ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर गली में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की दहलीज पर एक खून आलूद खाकी रंग का लफाफा पड़ा था जिस पर मोटे हरूफ में फहद का नाम लिखा था। उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। मैंने फहद को तेज़ी से अपने पीछे खींच लिया। मेरा सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। या अल्लाह! अब ये क्या नई मुसीबत हमारे दरवाजे पर आ गई है। इस लफाफे से उठने वाली अजीब सी बू ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। फहद ने मेरी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और अपनी बैसाखी के सहारे आगे बढ़कर हिम्मत करते हुए इस लफाफे को उठा लिया। फहद ने जल्दी से वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर से एक पर्ची निकली और किसी निजी अस्पताल की कुछ पुरानी रसीदें निकली। फहद ने पर्ची को सीधा किया जिस पर लाल रंग से और मोटे हरूफ से लिखा था, सच मौत से ज़्यादा खौफनाक होता है। अगर अपनी और अपने मासूर बेटे की जान प्यारी है तो इस लैपटॉप को आज ही जला दो और सच की तलाश बंद कर दो। पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए और मेरा दिमाग साईं साईं करने लगा। मुझे अपने इर्द गिर्द की दीवारें घूमती हुई महसूस हुई। मैंने रोते हुए फहद के हाथ से वो लैपटॉप छीन लिया और चिल्लाई, मैंने तुझे कहा था ना कि इन पुराने खबरों को मत खोदो। देख लिया तुमने, जमाल भाई के गुंडे हम तक पहुंच गए। वो हमें किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम गरीब हैं और गरीब की जान की कोई कीमत नहीं होती। इस शदीद ज़हनी दबाव और मुसलसल खौफ ने मेरी जान निकाल दी थी और उसी रात मेरी तबीयत अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे शदीद बुखार और सीने में दर्द होने लगा। फहद घबरा कर मोहल्ले की बूढ़ी दाई को बुला लाया जिसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन फहद मुझे बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के एक छोटे से क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ महंगे टेस्ट लिख कर दिए और अदवायात का एक लंबा चौड़ा बिल मेरे हाथ में थमा दिया। मेरे पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे कि मैं अपना ये इलाज करवा सकती। मैंने वो पर्ची तह करके अपने दुपट्टे में बांध ली और फहद का हाथ पकड़कर रोते हुए बगैर दवाई लिए घर वापस आ गई। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे रोते हुए अल्लाह से शिकवा किया और फहद से बोली, देख लिया बेटा, मैंने कहा था ना कोई किसी का नहीं होता। आज हम इस हाल में हैं कि मेरे पास अपनी दवा के पैसे तक नहीं हैं। जिस हवेली को तुम्हारे बाबा ने खून पसीने से बनाया, आज उसके वारिस 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरे लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रही जो मुझे करना चाहिए। मेरी बातें सुनकर फहद की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने पानी का एक गिलास भर कर मुझे पिलाया और अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करते हुए मेरे माथे पर बोसा दिया। वो बहुत मजबूत आवाज़ में बोला, अम्मा आप हौसला रखें, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ।
मैं कोई ना कोई मजदूरी कर लूँगा, किसी होटल पर बर्तन धो लूँगा, लेकिन आपका इलाज ज़रूर करवाऊँगा। मैंने फहद को गले लगा लिया। उसकी इस बेलौस मोहब्बत ने मुझे अंदर तक रुला दिया। मेरी आंखें बुखार की शिद्दत से बोझल हो रही थीं और मैं उसे अपने सीने से लगाए हुए वहीं सो गई। रात के किसी पहर अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से मेरी आंख खुली। मैंने हड़बड़ा कर देखा तो हमारे कमरे की छोटी सी खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और तेज़ हवा अंदर आ रही थी। मैंने डरते डरते फहद को जगाया और हम दोनों ने देखा कि फर्श पर एक भारी काले रंग का बैग पड़ा है। मैंने हिम्मत करके उस बैग की जिप खोली तो हमारी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उस बैग में वो तमाम इंतहाई महंगी अद्वियात मौजूद थीं जो डॉक्टर ने मुझे लिखी थीं। साथ ही कुछ फल और हज़ारों रुपए के नोटों की घड़ियां रखी थी। हम गरीबों के लिए ये किसी मुआवजे से कम नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन और खौफनाक चीज़ उन पैसों के नीचे रखी थी। वो वकार की कलाई की पुरानी घड़ी थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। ये वही घड़ी थी जो वकार ने हादसे वाले दिन पहन रखी थी। उस घड़ी को देखते ही मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह! ये पैसे और दवाइयाँ कौन देकर गया है? और ये घड़ी उसके पास कहाँ से आई? इसका मतलब था कि जो कोई भी हमारा ये नामालूम मददगार है, वो उस रात उस हादसे की जगह पर मौजूद था। मेरे दिमाग में सवालों का एक तूफान आ गया था कि क्या वकार का कातिल हमारे साथ हमदर्दी का खेल खेल रहा है या कोई ऐसा है जो वाकई हमें बचाना चाहता है। हम दोनों माँ बेटा उस नामालूम साये के खौफ और मेहरबानी के बीच उलझ कर रह गए थे। उन दवाइयों के इस्तेमाल और अच्छे खाने से मेरी गिरती हुई सेहत कुछ संभलने लगी थी, लेकिन उस नामालूम शख्स का खौफ मेरे दिल से नहीं निकल रहा था। अगले दिन फहद उन पैसों में से कुछ रकम लेकर मोहल्ले की दुकान पर मज़ीद राशन लेने गया, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि अचानक फहद हांफता हुआ और खौफ से पीला पड़ा हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। मैंने घबरा कर उसे पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ है? तो फहद ने रोते हुए जो बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फहद ने बताया कि जब वो दुकान के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि जमाल ताया के दो खतरनाक गुंडे दुकानदार की दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे थे और उसे मार पीट कर हमारा पता उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। फहद डर के मारे एक दीवार के पीछे छुप गया कि अचानक वहां एक शख्स आ गया। उसने काला चश्मा और मफलर पहना हुआ था। उस शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अकेले ही उन दोनों गुंडों पर हमला कर दिया। वो कोई पेशावर लड़ाका नहीं लग रहा था, लेकिन उसने उन्हें बुरी तरह मारा ताकि वो हमारा पता ना जान सकें। इस लड़ाई में वो शख्स जख्मी हो गया और वो शख्स जख्मी हालत में वहां से लंगड़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। गुंडे भी वहां से भाग गए। फहद की ये बात सुनकर मेरा दिमाग सुन हो गया। कोई तो ऐसा था जो अपनी जान पर खेलकर हमारी हिफाजत कर रहा था। जमाल भाई के गुंडे हम तक पहुंच चुके थे और अब हमारा वाहिद मुहाफिज भी जख्मी हो चुका था। हम एक ऐसे खौफनाक जाल में फंस चुके थे जहां मौत हर तरफ से हमारा घेरा तंग कर रही थी और मुझे लग रहा था कि अब हमारा बचना नामुमकिन है। आसमान पर शदीद काले बादल छाए हुए थे और तेज आंधी के साथ साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गरज और बिजली की चमक से दिल दहल रहा था। हम माँ बेटा इस अंधेरे कमरे में एक दूसरे से लिपटे बैठे थे कि अचानक हमारे खस्ता हाल लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ मुसलसल तेज होती जा रही थी, जैसे कोई गिरते पड़ते दरवाज़ा पीट रहा हो। मुझे यकीन हो गया कि आज जमाल भाई के बाकी गुंडे हमारी जान लेने आ गए हैं और आज हमारी आखिरी रात है। मैंने कलमा पढ़ा और हांफते हाथों से चारपाई के नीचे से एक लोहे का डंडा उठाया और फहद को पीछे छुपाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। फहद भी अपनी बेसाखियों के सहारे मेरे साथ खड़ा था। मैंने डरते डरते दरवाजे की कुंडी खोली तो तेज बारिश के शोर में दरवाज़ा धक्के से खुला और एक साया सीधा अंदर आकर फर्श पर गिरा। अचानक आसमान पर बिजली चमकी और सामने का मंजर देखकर मेरी सांसें जैसे सीने में ही अटक गईं। सामने कमज़ोर और लाठी के सहारे चलने वाला शख्स जख्मी हालत और कीचड़ में लथपथ ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसके चेहरे पर जख्मों के अनगिनत निशान थे। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। मैं उसे फौरन पहचान ना सकी और डंडा मजबूती से पकड़कर चिल्लाई, कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? चले जाओ यहाँ से। उस शख्स ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे पर पड़ने वाले गीले बाल पीछे किए और इंतहाई नहीफ और दर्द में डूबी हुई कांपती आवाज में बोला, राबिया भाभी, मुझे पहचाने, मैं हूँ सुलेमान। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे हाथ से डंडा छूटकर ज़मीन पर गिर गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सुलेमान
وہ سلیمان جس کے بارے میں ہم نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، وہ آج اس فقیروں جیسی حالت میں میرے دروازے پر پڑا تھا اور اس کی زخمی حالت چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ آج گلی میں جمال کے گنڈوں سے لڑ کر ہماری جان بچانے والا وہ نامعلوم شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان ہی تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور فہد کے ساتھ مل کر انہیں سہارا دے کر اندر لائی۔ ہم نے انہیں چارپائی پر لٹایا اور فہد جلدی سے ان کے زخموں کو صاف کرنے لگا۔ میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سلیمان بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے حالات کے دھوکے میں آ کر آپ کو نہ جانے کیا کچھ کہا اور آپ ہمارے لیے اپنی جان پر کھیل گئے۔ سلیمان بھائی نے گہرے سانس لیتے ہوئے ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے بولے، بھابھی آپ کا غصہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے بنائے گئے تھے کہ ہر کوئی مجھے ہی غدار سمجھنے لگا تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں کبھی بھاگا ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے تو اس رات حادثے کے فوراً بعد بے ہوش کر کے اغوا کر لیا گیا تھا۔ فہد نے پریشانی اور غصے سے پوچھا، انکل کیا وہ سب جمال تایا نے کیا تھا؟ کیا وہی آپ کو مارنا چاہتے تھے؟ سلیمان بھائی نے نفی میں سر ہلایا اور ایک ایسا سچ بولا جس نے ہم دونوں ماں بیٹے کے ہوش اڑا دیے۔ سلیمان بھائی بولے، جمال بھائی بے شک جائیداد کے لالچی تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے سگے بھائی کی جان لیتے۔ یہ سب تمہارے بابا کے دور کے کزن شارق کا کیا دھرا تھا، وہی شارق جو فیکٹری کا سارا حساب کتاب سنبھالتا تھا اور جس پر جمال بھائی آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ شارق نے برسوں سے فیکٹری کے کھاتوں میں کروڑوں کا غبن کیا ہوا تھا، اور جب وقار کو اس بات کی بھنک پڑی، اس نے شارق سے جواب طلب کیا تو شارق نے جمال بھائی کے دل میں موجود حسد کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے جمال بھائی کو یہ کہہ کر بھڑکایا کہ وقار جلد ہی فیکٹری اپنے نام کر کے جمال کو بے دخل کرنے والا ہے اور تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ شارق نے جمال بھائی کو جائیداد کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا، لیکن انہیں یہ کبھی نہیں بتایا کہ وہ دولت کی ہوس میں وقار کو مارنے کا بھیانک منصوبہ بنا چکا ہے۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ شارق جسے ہم گھر کا فرد سمجھتے تھے، جو ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، وہ اتنا بڑا آستین کا سانپ نکلے گا، یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سلیمان بھائی کچھ دیر کھانسنے کے بعد دوبارہ بولنے لگے، بھابھی شارق جانتا تھا کہ اگر وقار زندہ رہا تو اس کا سارا فراڈ پکڑا جائے گا اور اسے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، اس لیے اس نے ہماری گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور حادثے کے فوراً بعد اپنے گنڈے بھیج کر مجھے وہاں سے غائب کروا دیا تاکہ سارا الزام مجھ پر آ جائے اور شارق صاف بچ نکلے۔ وہ مجھے اسی نجی ہسپتال کے تاریک اور سیم زدہ خفیہ تہ خانے میں لے گئے جس کی رسیدیں آپ کو ملی ہیں۔ وہاں مجھے انہوں نے کئی سالوں تک دوائیاں دے کر قید رکھا۔ میں دن رات موت کی دعائیں مانگتا تھا، پر وہ مجھے مرنے بھی نہیں دیتے تھے اور جمال بھائی کو دھمکاتے رہے کہ اگر انہوں نے شارق کو فیکٹری کا بڑا حصہ نہ دیا تو وہ پولیس کو بتا دے گا کہ یہ سارا حادثہ جمال نے کروایا ہے۔ جمال بھائی اسی ڈر اور رسوائی اور اپنی چوری چھپانے کے لیے شارق کو ہر مہینے اس ہسپتال کے نام پر لاکھوں روپے دیتے رہے، پر جمال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں وہاں ان اندھیروں میں زندہ قید ہوں۔ شارق دراصل آپ لوگوں کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وقار کا لیپ ٹاپ کسی دن اس کا سارا کچا چھٹا کھول دے گا۔ میں کچھ دن پہلے ہی کسی طرح ایک نرس کی مدد سے ان کی قید سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شارق کے گنڈے آپ لوگوں کے پیچھے ہیں، اس لیے میں چھپ کر آپ کی مدد کر رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں وہ پیسے اور وقار کی گھڑی دروازے پر چھوڑ گیا تھا تاکہ آپ کو مجھ پر یقین آ جائے اور آپ ہمت نہ ہاریں۔ یہ ساری دکھ بھری کہانی سن کر فہد نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ اور وہ USB نکالی جس میں اس نے سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ فہد نے نم آنکھوں سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انکل میں نے بابا کا وہ خفیہ فولڈر کھول لیا ہے جس میں بابا نے شارق کی ساری ہیرا پھیری اور ان کے بینک اکاؤنٹس کی مکمل تفصیل لکھی تھی جن میں شارق پیسہ منتقل کر رہا تھا۔ بابا کو شارق پر شک ہو گیا تھا، پر وہ جمال تایا کی وجہ سے خاموش تھے۔ آج مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی ہے کہ جمال تایا صرف ایک مہرا تھے اور اصل بساط تو شارق نے بچھائی تھی۔ سلیمان بھائی نے فہد کا ماتھا چوما اور فخر سے بولے، تم بالکل اپنے باپ جیسے بہادر اور سمجھدار ہو بیٹا۔ آج تم نے اپنے بابا کی بے گناہی اور میرا کھویا ہوا وقار واپس لوٹا دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ کل صبح ہم سیدھا پولیس کے اعلیٰ حکام کے پاس جائیں گے اور یہ سارے ثبوت ان کے سامنے رکھیں گے
ताकि इंसाफ हो सके। अगली सुबह तूफान थम चुका था और आसमान बिल्कुल साफ था। हम तीनों ने हिम्मत की और शहर के सबसे बड़े पुलिस अफसर के दफ्तर पहुंच गए। फहद ने वो लैपटॉप, यूएसबी और अस्पताल की वो पुरानी रसीदें अफसर की मेज़ पर रख दी। सुलेमान भाई ने अपने ज़ख्म और अस्पताल के तहखाने की सारी लर्ज़ाखेज़ हकीकत बयान की तो पुलिस फ़ौरन हरकत में आ गई। उसी दिन दोपहर को पुलिस की भारी नफरी ने हवेली पर छापा मारा, जहां शारिक और जमाल भाई किसी मीटिंग में बैठे थे। पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनकर शारिक ने पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे वहीं दबोच लिया गया। जमाल भाई के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। जब पुलिस ने उन्हें फ्रॉड और मुजरिमों की मुआवनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया तो वो टूटकर ज़मीन पर गिर पड़े, और जब उन्होंने मुझे और सलमान को जिंदा सलामत अपने सामने खड़े देखा तो उनकी आंखों में शदीद नदामत थी। वो रोते हुए मेरे कदमों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, राबिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालची ज़रूर था, मैंने अपने भाई की दौलत पर नाजायज़ कब्ज़ा ज़रूर किया, लेकिन खुदा की कसम मैंने वक़ार को नहीं मारा। शारिक ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे दिल में वक़ार के ख़िलाफ़ ज़हर भरा और मुझे इस कदर अंधा कर दिया कि मैं अच्छे बुरे की पहचान भूल गया। मैं तो बस अपना हक चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि ये दरिंदा मेरे ही सगे भाई की जान ले लेगा। मुझ पर रहम करो राबिया। मैंने पीछे हटते हुए इंतहाई सर्द और सपाट लहजे में कहा, जमाल भाई, लालच और हसद की आग जब दिल में लगती है तो इंसान को अंधा और बहरा कर देती है। आपने वक़ार को अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन आपकी इसी अंधी नफ़रत और हिर्स ने शारिक जैसे दरिंदे को हिम्मत दी कि वो हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दे। आपने एक बेसहारा बेवा और माजूर यतीम बच्चे को घर से निकालते वक्त एक लम्हे के लिए भी अपने सगे भाई को याद नहीं किया। उस दिन जब आपकी बीवी ने फहद का सर फाड़ा था, तब ये शर्मिंदगी कहाँ थी? आपकी सज़ा ये जेल नहीं, बल्कि आपका वो जागा हुआ ज़मीर है जो अब आपको सारी ज़िंदगी जीने नहीं देगा और अब हर रोज़ मरेंगे। महरीन भाभी जो कभी हवेली में फ़िरौन बनी फिरती थी और ताने देती थी, आज वो भी सर झुकाए रो रही थी। उनका सारा गरूर खाक में मिल चुका था। पुलिस ने शारिक को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया और जमाल भाई को भी फ्रॉड और धोखाधड़ी केस में ले गए थे। वक्त का पहिया तेजी से घूमा और सच्चाई ने बिलाखिर अपना रास्ता खुद बना लिया। अदालत में कई महीनों तक मुकदमा चला और तमाम सबूतों की रोशनी में शारिक को उसके घिनौने जुर्म पर कड़ी सज़ा सुनाई गई और उसे उम्र कैद हो गई। जमाल भाई को अपने की सज़ा भुगतनी पड़ी और उन्हें माली फ्रॉड के जुर्म में कई सालों के लिए कैद खाने भेज दिया गया। महरीन भाभी को हवेली छोड़कर अपने मैके के एक छोटे से घर में मोहताजी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। अदालत के हुक्म पर वकार की फैक्ट्री, हवेली और तमाम जायदाद का असल वारिस फहद को करार दिया गया। हम एक बार फिर इज्जत और वकार के साथ अपनी इस आलीशान हवेली में वापस आ गए, जिसकी दहलीज से हम कभी बड़े लाचार होकर निकले थे। सुलेमान भाई ने फहद को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह संभाला और फैक्ट्री का सारा डूबा हुआ निज़ाम दिन रात मेहनत करके दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। फहद ने अपनी माजूरी को कभी अपनी राह की रकावट और कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बल्कि सुलेमान भाई की बेहतरीन रहनुमाई में वो शहर का एक इंतहाई काबिल, ईमानदार और नरमदिल बिजनेसमैन बनकर उभरा, जिसने अपनी फैक्ट्री के मजदूरों और शहर के गरीबों के लिए वो तमाम तिबी और तालीमी सहूलियात फराहम की जिनके लिए हम कभी दर दर तरसते रहे थे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर छुपा हुआ लालच और हसद होता है, जो उसे खून के रिश्तों की पहचान भी भुला देता है। जमाल भाई की थोड़ी सी नफरत ने शारिक जैसे भेड़िए को रास्ता दिया, जिसने पूरा घर तबाह कर दिया। लेकिन मुकाफात अमल की चक्की बहुत बारीक और बेहवास पिसती है। जो लोग दूसरों के लिए कांटे बिछाते हैं और घड़ा खोदते हैं, वो एक दिन खुद उसी में गिरकर जलीलो ख्वार होते हैं। और जो मुश्किल वक्त में सब्र का दामन नहीं छोड़ते, अल्लाह उनके लिए बंद पत्थरों से भी रास्ते निकाल देता है। खून के रिश्ते अहम ज़रूर होते हैं, लेकिन असल रिश्ता वो होता है जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम ले, बिल्कुल सुलेमान भाई की तरह, जिन्होंने साबित किया कि दोस्ती और वफा के रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरे और सच्चे होते हैं। आज जब मैं अपने जवान और कामयाब बेटे फहद को मुस्कुराते हुए देखती हूँ, तो मेरे दिल से सुलेमान भाई की लंबी उम्र के लिए बेसाख्ता दुआएं निकलती हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की कहानी यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको आज की कहानी कैसी लगी? यकीनन आपको अच्छी लगी है, क्योंकि आपने वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं और कहानी को एंजॉय किया है। तो ज़रूर हमारे दूसरा सवाल है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें,
کیونکہ بہت جلد نئی ویڈیوز نئے ناول کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.